और आज देश के संसाधनों में हमारे पास मात्र जो है मुश्किल से 7% हिस्सा है। तो आप सोचिएगा कि हमारा 90% हिस्सा आखिर गया कहाँ है। कौन सदियों से किसका हिस्सा खा रहा है और आगे तक खाते रहना चाहता है। भारत में एक लुटिया चुटिया गैंग है जिसने ओबीसी की हकमारी के लिए तमाम षड्यंत्र अपनाए हैं। जो किसान कमेरा हरवा चरवाहा है, मजदूर है, इस देश का असली मालिक है, उसके हक और हिस्सेदारी पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो है 14 से 27% रिजर्वेशन करने की बात करती है तो उस समय बोलते हैं हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक लागू नहीं होगा। लेकिन जब 10% जो कमंडल आरक्षण आता है वो चुपके से आता है। तथाकथित आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, मेन स्ट्रीम नहीं है, वो ब्राह्मण भोपू मीडिया है, ठीक है। बनिया का पैसा लगा है, ब्राह्मण सब पत्रकार हैं। अभी हमारे एक बंदे ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेरिट दिखाई थी, अब आज तक ये पचा नहीं पा रहे हैं। किसी का भगवान ही बीमार पड़ जाता है, ठीक है, आइसोलेशन में भगवान चला जाता है मेरिटधारियों का, क्योंकि ये तथाकथित मेरिटधारी लोग हैं ना। तो एक बार संविधान पढ़ दें। और एनडीटीवी कौन है? रवीश कुमार पांडे जो हरा सांप है, मतलब 52 चुटियाधारी गैंग जो है वो बैठ के हमारे मुद्दों पे डिबेट करेगा। जूता है ना हमारे पास में, भिगो नहीं लेंगे। जाति जनगणना की मांग पूरे देश में बढ़ती जा रही है। देश भर में तमाम सामाजिक संगठन इसको लेकर आंदोलन चला रहे हैं। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर से शुरू होकर मंडल आर्मी की जो असहयोग पद यात्रा थी वो दिल्ली तक पहुंचाई है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप बोर्ड देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप पूरा सब कुछ। तो हमारे साथ मंडल आर्मी के चीफ अनिरुद्ध हैं और ओबीसी प्रभात हैं हमारे साथ। तो इन सब से हम बातचीत करेंगे और पूरे मिशन के बारे में जानेंगे। और ये जो कास्ट सेंसस है ये कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि मीडिया के एक वर्ग द्वारा ये लगातार एक भूमिका बनाई जा रही है कि इससे जो है जाति जनगणना कराने से समाज में विभाजन बढ़ जाएगा। ये एक छोटा सा तर्क है जिस तर्क के जरिए वो अपनी जातिगत कुंठा लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन इन सारे तर्कों को जनता जो है ज़मीन पर लगातार खारिज कर रही है, क्योंकि यह एक ज़रूरी मांग है जिसकी ज़रूरत है समय के हिसाब से। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब चूँकि हो रही है जनगणना, इसलिए उसमें जाति के कॉलम को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा ये छाया हुआ है। तो अनिरुद्ध जी, पहले ये बताइए कि कितने आप लोगों को समर्थन मिल रहा है इस पूरी मांग में, इस पूरी मुहिम में? शुक्रिया प्रीतम जी, जय भीम। और सर्वप्रथम तो आज महामानव जो मसीहा हैं हमारे डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के चेयरमैन, जिनकी वजह से हमें अधिकार मिल रहे हैं और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, आज उनकी जयंती है। और उनकी जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और इसकी शुभकामनाएं समस्त अपने बहुजन समाज और देशवासियों को देता हूं। और जो समर्थन का सवाल है, अगर आपने देखा होगा, अभी कम से कम यहाँ पर 50 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समर्थन के लिए यहाँ आए हुए हैं। पहला आंदोलन जो हमारा यात्रा रहा वो इसलिए कम रहा कि मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाया। अब जो अगला कार्यक्रम है उसमें ये सैकड़ों संगठन ज्वाइन करेंगे। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा और ये तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कास्ट सेंसस नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं मंडल आर्मी के साथ में भारतीय बीर दल जो राजनीतिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मध्य प्रदेश में चुनाव भी लड़े हैं, ये भी सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि ओबीसी का देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जिस तरह से उसको मौके और संसाधन मिलने चाहिए थे विकास के, वो नहीं मिल पाए? बिल्कुल नहीं मिले हैं। हमारा हक है कि हमें 70% हिस्सा मिलना चाहिए था और आज देश के संसाधनों में हमारे पास मात्र जो है मुश्किल से 7% हिस्सा है। तो आप सोचिएगा कि हमारा 90% हिस्सा आखिर गया कहाँ है। वही लड़ाई है, जब तक सेंसस कास्ट सेंसस नहीं हो जाएगा, जब तक इस देश की सभी जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो देश के सामने पटल पे नहीं रखे जाएंगे, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन सदियों से किसका हिस्सा खा रहा है और आगे तक खाते रहना चाहता है। क्या ये बात बताई जा सकती है या अंदाज लगाया जा सकता है कि ओबीसी का हिस्सा कौन खा रहा है? इस पे बात हो सकती है? क्यों नहीं, ये तो खुला है। आप सोचिएगा, यहाँ भारत में एक लुटिया चुटिया गैंग है जिसने ओबीसी की हकमारी के लिए तमाम षड्यंत्र अपनाए हैं, ठीक है। ठाकुर बाबन बनिया, ठीक है, हमारे यहाँ ठाकुर बोलते हैं, कुछ जगह उसको राजपूत बोलते हैं। तो ये जो ठाकुर बाबन बनिया भूमिहार गैंग है, ये जो है ओबीसी का हक खाता आया। दूसरी तरफ जो है सैयद शेख पठान है जो मुस्लिमों में आता, और तमाम जो ये अपर कास्ट आते हैं, जो तमाम अन्य धर्मों के जो जनरल वाले हैं, ये मुश्किल से देश में 3% है टोटल मिला के।
और ये लोग 3% लोग देश के 97% अन्न जो किसान कमेरा हरवा चरवाहा है, मजदूर है, इस देश का असली मालिक है, उसके हक और हिस्सेदारी पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। 100% संसाधन इन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो बोल रहे हैं ये बात सही है, आप बताइए। बिल्कुल सही, आपके अनुरोध की बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, ठीक, आप तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजन में आप देख ही रहे हो, एक जात के लोगों के भरमार है। अब देखिए SC/ST का मुद्दा आता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको रोड पे उतरना पड़ता है, क्योंकि जितने भी आप देखें आपको ये महसूस होगा कि यहाँ संविधान के नाम पे नहीं, अपनी व्यक्तिगत आस्था के नाम पे फैसले दिए जा रहे हैं, ठीक है। जब देश एक संविधान से चलता है तो इसी आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ा था। अब बात यह है कि देश की 70 साल की आज़ादी में जो है 2000 OBC का जो है, OBC को आज़ादी कब मिली? OBC को आज़ादी जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब मिली। बाबा साहब ने 340 का प्रावधान किया था, 341 का और 42 SC/ST और बाकी लोगों को मिल गया था। लेकिन OBC के बारे में जब चर्चा हुई तब सरदार पटेल साहब को OBC है कौन, तो उसके बाद सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसकी भाई एक समय रहते इनकी गिनती की जाए, आइडेंटिफिकेशन की पहचान किया जाए। SC/ST OBC की तो SC/ST की तो पहचान हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन OBC का जो आइडेंटिफिकेशन पहचान आज तक नहीं हुई है। अब जो पूरी की पूरी लड़ाई जो है इसीलिए उनके कंधे पे रख करके लड़ी जा रही है, जब तक पहचान नहीं होगी। अब देखिए कहीं पे OBC जो है झारखंड में आपके ट्राइब में आता है, कहीं आपको OBC में आता है, तो हर राज्यों में OBC का कैटेगरी अलग अलग जा रही है। अब जहाँ तक आपने अनुरोध से प्रश्न पूछा था कि भाई इनका हिस्सा कौन खा रहा है, अब किसी भी दफ्तर में चले जाइए, चपरासी से लेकर ऊपर तक एक जाति है भाई, जैसे अनुरोध ने कहा कमंडल और चुटिया वाले लोग ये कैसे पहुँच गए। अब अभी IAS का रिजल्ट आया, उसमें देखे रिटर्न में SC/ST के हमारे OBC के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इंटरव्यू में सबसे कम नंबर उनको दिए जा रहे हैं। तो ये एक साजिश हो रही है, इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनको बिल्कुल, पीछे रखने। इसमें 100% देखिए यही देश है। आप यहाँ पे देखिए ना, एक कहते हैं कि एक देश अलग अलग नियम, तमिलनाडु में 69% OBC को रिजर्वेशन है, तो यहाँ क्यों नहीं होता? वो भी तो एक राज्य है, तो हम भी यही मांग करते हैं यहाँ भी 69% रिजर्वेशन होना चाहिए। अब देखिए जब OBC का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार जो है 14 से 27% रिजर्वेशन करने की बात करती है, तो उस समय बोलते हैं हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक, लागू नहीं होगा। लेकिन जब 10% जो कमंडल आरक्षण आता है वो चुपके से आता है, वो चोरी चोरी आता है, लागू हो जाता है। अब दूसरे दिन से सब यूनिवर्सिटी में सब जब पोस्ट आनी चालू हो जाती है, रोस्टर सिस्टम आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इनका इतनी बारीकी से इनके धूर्तता को आप देखेंगे नहीं। अच्छा, अभी हमारे OBC के बहुत सारे लोग जो बच्चों को जो एडमिशन मिला था फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में, वहाँ पे कोई अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल करके हैं, उन्होंने उनकी स्कॉलरशिप ही जो जारी नहीं की, जिससे उन बच्चों के जो एडमिशन कैंसिल्स हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अब देखिए 2006 के अंदर IIT में हर चौथा बच्चा जो OBC हो गया था, तो पहली बार IIT में जो फीस बढ़ी थी 12.5 लाख, पहली बार बढ़ी थी। तो अब ये देखिए इस समय आप देखेंगे IIT IIM में सबसे ड्रॉप आउट किसका है? हमें OBC के जा ही नहीं पा रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स नहीं हैं। अब कहा जा रहा है कि आपके 27% मंत्री हमने बना दिए हैं, 27% मंत्री बना करके अगले दिन OBC मंत्री से जो है OBC हनुमान से कह सकते हैं, तो उन्होंने घोषणा करवाई कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। एक हनुमान से OBC हनुमान से घोषणा कराई जाती है कि OBC का वो लागू नहीं होगा, ठीक है, हाँ, नीट में आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो आप ये देखो इनका चाल चरित्र और चेहरा ये आम जनता को पता चल रहा है। और जो तथाकथित आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते, मेन स्ट्रीम नहीं है वो, ब्राह्मण भोपू मीडिया है, ठीक है, बनिया का पैसा लगा है, ब्राह्मण सब पत्रकार हैं। इस समय आप जब से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उनके सामान्य बुद्धि आप देखो, ये हर जगह यही दुष्प्रचार कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है सिर्फ 10 साल का था। इन गधों को ये नहीं पता है कि ये रिजर्वेशन जो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो 10 साल के लिए था, ना कि नौकरी वाला रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए था। वो तब तक था जब तक जिनको सदियों से सताया गया है, सत्ता संसाधन में उनको बराबरी भागीदारी नहीं, जब तक उनके यह सम्मानीय स्थिति नहीं मिल जाती है। अब बताइए कितने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर OBC हैं, SC/ST के हैं, और जहाँ पे क्रीम है, बताइए कितने IIM के कितने IIT के प्रोफेसर SC/ST OBC समाज से आते हैं या मुस्लिम समाज से आते हैं। IIT मद्रास में एक मामला आया है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ा जातिगत भेदभाव की वजह से, और कह रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है। ये मैटर आपने सुना? अब इससे पहले IIT मद्रास का आपको इतिहास आपको पता होगा। IIT मद्रास में कुआं हुआ करता था जिसमें सिर्फ सवर्ण ब्राह्मण प्रोफेसर पानी पी सकते थे, ठीक है। तो ये कोई आज का इतिहास नहीं है। अब एक तरफ बोला, बहुत आपने को मेरिट वाले बोलते हैं, इन्होंने बताया इन्होंने एक क्या आविष्कार किया, मुझे आप ये बता दो आप, ठीक है। इन्होंने मेरिट का ठेका ले रखा, आप मोबाइल फ़ोन उपयोग करते हो, ठीक है। इन्होंने ऐसी इनको उपलब्धि बता दो, इन्होंने इनके देश के निर्माण में का योगदान क्या है, ठीक है। एक तरफ ये कहते हैं, नहीं, एक तरफ ये कहते हैं कि इसमें जो है कि सब संसाधनों पर लूटे जा रहे हैं, देश को बर्बाद किए दे रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन से देश खराब हुआ जा रहा है। इनका कहना है रिजर्वेशन वाले डॉक्टर जो है कैंची और चाकू छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये एक सवाल है कि अक्सर कहा जाता है कि रिजर्वेशन से मेरिट ख़त्म हो रहा है,
और ये जो सवाल है, ये तो सवाल है चूँकि एक मीडिया द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस सवाल में एक चीज़ छुपी हुई है कि इस देश की जो 90% आबादी है, उसकी प्रतिभा को गाली देते हैं इनडायरेक्टली कि तुम में मेरिट ही नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देखते देखिए, अभी आपने जैसे नेट के रिजर्वेशन आप बात कर रहे थे, पिछले साल जो एडमिशन हुआ है, इन्होंने 0 नंबर इनके जनरल के आए थे और पैसे लाखों रुपए दे करके डॉक्टर बने हैं, तो उनके अंदर कौन सी मेरिट आ गई? यानी नाम तो कुछ भी आप कर सकते, मैनेजमेंट कोटा कह दो, इंद्र कोटा कह दो, ब्राह्मण कोटा, कुछ भी कोटा आप कह दो, लेकिन इनको 0 नंबर मिले थे और ये हमारे मेरिट को हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमारे एक बंदे ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेरिट दिखाई थी, अब आज तक ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब अपने को बहुत मेरिट वाले बोलते हैं। दुनिया में सबसे कठिन परीक्षा DSC की होती है। भारत के सिर्फ 2 लोगों ने DSC की डॉक्टर ऑफ साइंस की जो परीक्षा पास की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर और हमारे KR नारायण जो राष्ट्रपति हुआ करते थे। सिर्फ भारत के 2 लोगों ने ये परीक्षा पास की थी। तो आप बताओ, आपके लुटिया चुटिया वाले कितने जो मेरिट वाले, कितने लोगों ने एग्जाम पास किया है? अब जहाँ तक इनके मेरिट की बात, इनके सामान्य ज्ञान बताओ ना। हम ये बोलते हैं जितनी भी कोर्ट हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ये लाइव स्ट्रीमिंग करो। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाइव हो सकती है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव क्यों नहीं हो सकती है? तो जनता को पता चले, जिसको देखना हो देखे लाइव स्ट्रीमिंग जा करके कि भाई वो दोनों तरफ के वकील क्या जी रहे करते हैं और जज किस उस पर देता है, मेरे अपने अंतरात्मा पे फैसला दे रहा है या संविधान के उस पर दे रहा है। जबकि कोर्ट जो बनाया गया था, जो कानून बना हुआ है, उस कानून पर इंटरप्रिटेशन करना है कि वो लागू हो रहा, पालन नहीं हो रहा है। अब इनको संविधान, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास में है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये गैंग जो है मीडिया में बैठ के आत्महत्या कर रहे हैं, जो भरतनाट्यम कथक डांस जो कर रहे हैं और मेरिट की जो बात कर रहे हैं, इनकी मेरिट बताएं। अच्छा, इन्होंने जितना भी देश में काम, आपको भी लगता है कि आरक्षण से मेरिट खत्म हो रहा है? देखिए, आरक्षण जो ये कहते हैं आरक्षण से मेरिट खत्म हो रहा है, मैं इसको एक ही बात कहूँगा। हमारे समाज के एक महान बुद्धिजीवी थे, कवि थे, विश्लेषक थे, लेखक थे, और रामाशंकर नाम था, शायद कुछ ऐसा नाम था, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं, वो दूसरे थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, बड़ी छोटी सी किताब है। उस किताब का नाम जानते हैं क्या है? योग्यता मेरी जूती। इनकी मेरिट मेरी जूती के नीचे है, मेरी बहुजन समाज की जूती के नीचे है। और इनकी मेरिट से आप अंदाज़ा लगाइए। आप इनसे ये पूछिए कि ये मेरिटधारी हैं, आपको एक आविष्कार इन्होंने देश में किया, बताइए। कोरोना होता है, विदेशों पर, विदेशी साइंटिस्टों पर डिपेंड हो जाते हैं। कोविड पीरियड में सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाले डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले डॉक्टर्स किस कम्युनिटी से आते हैं, बताइए आप। मेरिट का सवाल है ना, तो मेरिट तो वहाँ भी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए, जब कोरोना के लिए पूरा दुनिया जो होता है उसको उसके बचाव के लिए वैक्सीन बनाता है, टीका बनाता है, मेडिसिन खोजता है, तब हमारे यहाँ मेरिटधारी लोग, जो मेरिटधारी लोग हैं खुद के लिए, वो ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, अगरबत्ती जलवाते हैं, कोई डार्क चॉकलेट से कोरोना भगाता है, कोई कोरोना माई की पूजा करवाता है, कोई कहता है कि भगवान को कोरोना हो गया। 2 दिन पहले की खबर है, किसी का भगवान ही बीमार पड़ जाता है, ठीक है, आइसोलेशन में भगवान चला जाता है मेरिटधारियों का। उसके बाद ये होता है कि ये क्या नाम है, एक वो है कोई, वो कहता है कि गो कोरोना बोलो तो कोरोना भाग जाएगा, ठीक है। तो जो लोग तथाकथित मेरिटधारी हैं, उनको यही नहीं पता है कि साइंस क्या है, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि सामाजिक जीवन कैसे जीना है, उनको यही नहीं पता कि मानव सभ्यता क्या है। वो लोग हमें मेरिट सिखाएंगे क्या? उनका योगदान है इस धरती पे, वो लोग एक बोझ मात्र हैं। NDTV के एक पत्रकार बड़े चर्चा में हैं इस समय। उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बहुत हास्यास्पद टिप्पणी की है कि ये 10 साल के लिए है। उसके बाद तो सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल उठा। तो क्या आप लोग ये इस बात को जानते हैं, इस बात को सुना आप लोगों ने? हालांकि हमने उतना ध्यान नहीं दिया, बिजी थे, लेकिन हाँ, अगर जो आपने बताया कि उन्होंने कहा 10 साल के लिए है, तो उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये तथाकथित मेरिटधारी लोग हैं ना, तो एक बार संविधान पढ़ लें। और NDTV कौन है? रवीश कुमार पांडे, जो हरा सांप है, ठीक है, जो कभी भी जो बहुजन मुद्दे होते हैं, OBC के मुद्दे होते हैं, उनमें कभी ना तो डिबेट कराता है, ना कभी उनके प्रोटेस्ट को, उनकी समस्याओं को खुल के रखता है, दिखाता है। अगर डिबेट्स कराता भी है तो शर्मा दुबे तेवे चौबे को बुलाता है। मतलब बाभन चुटियाधारी गैंग जो है, वो बैठ के हमारे मुद्दों पे डिबेट्स करेगा, हमारी समस्याओं का निस्तारण करेगा। एक दूसरे घर का आदमी आके हमारे घर में इंटरफेयर करेगा। जूता है ना हमारे पास में, भिगो नहीं लेंगे। कड़ी टिप्पणी हो गई। खैर, ये आंदोलन चल रहा है और जातिगत
जनगणना के लिए ये मांग बहुत तेज़ हो गई है। और मुझे तो नहीं लगता कि जिस हिसाब से लोग संगठित हो रहे हैं और जिस हिसाब से सभाएं हो रही हैं, सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब सरकार इसमें विलंब करेगी और सरकार को अड़ी रहेगी अपने फैसले पे। अब मुझे तो जहाँ तक अभी तक लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ हालात, उससे लग रहा है कि सरकार जल्दी ही इस पे फैसला ले लेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। और जब से सरकार झुक जाए और जाति जनगणना हो, तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इन सब चेहरों को ज़रूर याद रखें। ये सारे वो चेहरे हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। इनके पास कोई संसाधन नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर कोई चीज़ इनके साथ है तो वो है समाज के साथ डेडिकेशन, एक जुनून की समाज के लिए कुछ करना है, समाज को आगे ले जाना है। उस जुनून के साथ ये सारे लोग लगे हुए हैं। इसलिए अगर ये जीत होती भी है तो ये जीत इस देश के संविधान की होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की होगी, मंडल की होगी और साथ ही साथ इन तमाम योद्धाओं की होगी जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ITO दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।